हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 112 मतलब धर्मजत्व की उपधारणा। अब सेक्शन 112 को पहले हम बेसिक तौर पे जान लेते हैं कि ये कहता क्या है। तो सेक्शन 12 के अंतर्गत आपका पितृत्व का निर्धारण किया जाता है। पितृत्व का निर्धारण अब है क्या, इसे जानते हैं। किसी बच्चे के बारे में ये जानना कि उसके पापा कौन हैं, ठीक है, उसके पिताजी कौन हैं। मतलब कोई बच्चा है तो उसको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उसके पापा कौन हैं और वो किसकी संतान है, ठीक है। निर्धारण हमेशा पितृत्व का होता है कि मतलब बच्चे के पिताजी कौन हैं, क्योंकि माता कौन है ये तो पता रहता है, जिसने उसको जन्म दिया है वो उसकी माता है। लेकिन कन्फ्यूजन्स होते हैं पिता में कि उसके पिता कौन हैं। तो सेक्शन 112 इसी चीज़ को हमें बताता है। सेक्शन 112 के अंतर्गत हम लीगल फादर के संबंध में प्रिसम्पशन की जाती है, ना कि बच्चे के बायोलॉजिकल फादर के बारे में। और ये एक विधि की अखंडनीय उपधारणा है। वैसे तो ये विधि की एक अखंडनीय उपधारणा है, ये एक सामान्य नियम है, लेकिन इसका खंडन किया जा सकता है। कुछ इसके लिए अपवाद हैं जिसके द्वारा इसका खंडन हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 112 के हम मेन प्रोविज़न में आते हैं कि वो कहता क्या है। जहाँ किसी बच्चे का जन्म अपने माता और पिता के विधिमान्य विवाह मतलब उनकी लीगल मैरिज के कायम रहने के दौरान होता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो उन माता पिता का ही बच्चा है, मतलब वो अपने पिता का ही बच्चा है। अगर माँ बाप की शादी हो गई है और उनका कोई संतान पैदा होती है तो ये माना जाएगा कि वो उस ही व्यक्ति की संतान है, मतलब उस लेडी के जो हस्बैंड हैं उसका वो बच्चा है। अगर माता पिता के बीच में तलाक हो जाता है और ऐसे डाइवोर्स के 280 मतलब 280 डेज के अंदर अगर किसी संतान का जन्म होता है तो ये माना जाएगा कि ये अपने पिता की लीगल संतान है, ठीक है, मतलब उसकी धर्म संतान है। विधि ऐसी उपधारणा करती है। और अगर उसका पिता, जो बच्चे का पिता है, वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा नहीं है, तो उसको ये साबित करना होगा कि पिता के बीच में और उसके माता के बीच में ऐसी पहुंच नहीं थी कि जिससे बच्चा कंसीव किया जा सके, या उनके बीच में कभी भी ऐसी पहुंच नहीं रही कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो सके और ऐसी परिस्थितियां हो सके जिसमें बच्चा कंसीव किया जा सके, ठीक है। तो इसके द्वारा खंडन किया जा सकता है। हाँ, तो जहाँ किसी बच्चे का जन्म माता पिता के विवाह को कायम रहते हुए मतलब ड्यूरिंग मैरिज और आफ्टर डाइवोर्स 280 डेज के अंडर हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि वो उसी पिता का बच्चा है। ये एक निश्चयवाचक सबूत है और विधि की अखंडनीय उपधारणा है। इसके पीछे जो हमारी विधायिका है उसका आशय ये है कि जो विवाह की पवित्रता है वो बनी रहे और बच्चे को भी एक स्टेटस मिल सके, फादर का नाम मिल सके। तो विधायिका ये चाहती है कि विवाह की पवित्रता बनी रहे, विवाह दूषित ना हो, संबंध दूषित ना हो और बच्चा किसी भी तरीके से अपने पिता से वंचित ना रहे, उसे स्टेटस मिल सके एक नाम के साथ जीने का, क्योंकि पिता का नाम लिखा जाता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में जनरल तौर पे, ठीक है। तो इस वजह से विधायिका ने बहुत चीज़ों को सोचते हुए इस धारा को बनाया है, ठीक है। हाँ, तो जहाँ अभी जो आपको बातें बताई वो सब प्रूफ हो जाती हैं, उनके बच्चे के माता पिता के बीच विवाह का रहना और तलाक के 280 दिन के भीतर बच्चे का जन्म, तो इससे साबित हो जाता है कि ये उन्हीं का बच्चा है, ठीक है। जहाँ हमारी विधि ये कहती है कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का लीगल फादर है, अब वो व्यक्ति कहता है नहीं भाई मैं तो नहीं हूँ, तो उसको ये साबित करना होगा कि माता पिता के बीच में ऐसी पहुँच नहीं थी जिससे कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो सके और बच्चे के पैदा होने के कोई चांसेस हों, या माता पिता दोनों काफ़ी लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं, या वो व्यक्ति कहता है भाई मैं तो नपुंसक हूँ तो मैं
किस तरीके से ये बच्चा पैदा हो सकता है, ठीक है। या फिर वो किसी भी तरीके से अपनी ऐसी अक्षमता को साबित करेगा जिससे सेक्सुअल इंटरकॉर्स ना हो सके और बच्चा पैदा ना वो कर सके, ठीक है। अब नसबंदी के ऑपरेशन के बारे में आप सबने सुना होगा। नसबंदी के ऑपरेशन के बाद भी कभी कभी चांसेस होते हैं कि बच्चा हो जाता है। तो ऐसे में इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि वो उस व्यक्ति का बच्चा नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन कभी कितनी बार ऐसा होता है कि फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर नसबंदी के ऑपरेशन के बाद औरत किसी बच्चे को जन्म देती है और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ है, तो आदमी ये नहीं कह सकता कि वो उसका बच्चा नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि कभी कभी फेल होने के चांसेस रहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये सक्सेस ही रहें। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि वो उसका लीगल फादर है। एक केस था सेतु बनाम पालिनी। सेतु बनाम पालिनी के केस में कहा गया था, यदि विवाह के एक दिन के बाद या विवाह के 1 घंटे के बाद भी बच्चे का जन्म होता है, तो जिस स्त्री से उस पुरुष का विवाह हुआ है वही पुरुष बच्चे का लीगल फादर माना जाएगा, ठीक है। वो किसी भी तरीके से इस बात को झुटला नहीं सकता, अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय। एक दूसरा केस है मोहम्मद बनाम मोहम्मद हबीब। इस मामले में कहा गया कि यदि विवाह के समय स्त्री प्रेग्नेंट पाई जाती है तो बच्चा उसी व्यक्ति का माना जाएगा। ऐसा मैरिज, ऐसा विवाह जिस व्यक्ति की ओर संकेत करता है, मतलब जिस स्त्री से उसका विवाह उस समय हो रहा है, ऐसा माना जाएगा कि बच्चा उसका ही है। एक और केस है श्यामलाल बनाम संजीव कुमार। इसमें कहा गया कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत धर्मस्थता की अवधारणा की जाती है, ये अवधारणा लोकनीति और नैतिकता के आधार पर की जाती है, ताकि कोई बच्चा अपने पिता के स्टेटस को पाने से वंचित ना रहे, बच्चे को एक अच्छा स्टेटस मिल सके और विवाह की पवित्रता भी भंग ना होने पाए। अब जहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या पक्षकारों के बीच आपसी पहुँच ऐसी थी या नहीं थी जिससे वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर सकें, तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक केस है चिलकुरी वेंकट बनाम वेंकट नारायण 1954। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का स्पष्ट प्रूफ होना जरूरी नहीं है कि पक्षकारों के बीच आपसी पहुंच थी या नहीं थी। इसे कुछ परिस्थितियों के द्वारा साबित किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य लाया जाए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अंदर केवल यही बातें थी। ये पितृत्व के संबंध में अवधारणा करता है, मतलब एक बच्चे की धर्मस्थता, उसको उसके पिता के अधिकारों से वंचित ना रखा जाए और बच्चे को एक स्टेटस दिलाया जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 112। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आप इस लेक्चर के थ्रू अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।